जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, स्वातंत्र्य वीर सावरकर फेसबुक लाइव सेशन में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आपको याद है कि इसके पहले हम 5 बार मिले हुए हैं और भारत चीन संबंध के अंदर जो अलग अलग चीजें जो आजकल हमारे सामने आ रही है, इसके बारे में हमने बातचीत की हुई है। पहली एपिसोड में चाइना का जो लद्दाख में जो मिलिट्री चैलेंज है उसके बारे में हमने बात की थी। उसके बाद चाइना हमारे देश के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा वॉर चला रहा है या साइकोलॉजिकल वॉर चला रहा है, उसकी बात हमने की थी। इसके बाद थर्ड एपिसोड के अंदर हमने ये बात की थी कि चाइना ने हमारे पे पहले आर्थिक घुसखोरी की, उसके बाद आर्थिक आक्रमण किया, उसके बाद अभी हमारी अर्थव्यवस्था में वो इतने ज्यादा घुसे हुए हैं कि उनको निकालना अभी काफी डिफिकल्ट हो रहा है। तो इस चैलेंजेस के ऊपर हमने बात की थी। इसके बाद हमने ये देखा था कि पाकिस्तान जो चाइना का नंबर 1 दोस्त है, वो हमें अलग अलग तरीके से किस प्रकार से तंग करता है और हम इस चैलेंज को किस प्रकार से फेस करते हैं। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि हमारी जो नेबरहुड के देश है, यानी कि नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, म्यांमार है, तो वहां पर चाइना आके क्या किस प्रकार से हमें तंग करता है। और गार्लैंड ऑफ पर्ल्स, यानी कि कुछ लोग मानते हैं कि चाइना ने हमारे आजू बाजू के देशों में मिलिट्री बेसिस निर्माण किए हैं जिससे वो हमें तंग कर सकता है। तो उसे कैसे फेस करे, इसके ऊपर हमने बात की थी। और जो लास्ट वाला एपिसोड था उस पर हमने ये बोला था कि चाइना की वीक पॉइंट्स क्या है। याद रखिए कि चाइना के केवल स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं है, उनकी बहुत सारी वीक पॉइंट्स है और इस वीक पॉइंट का इस्तेमाल हम हमारी देश की रक्षा करने के लिए कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बात की थी। और आज का जो विषय है हमारा, वो है ईशान्य भारत या नॉर्थ ईस्ट। ईशान्य भारत के ऊपर सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है और ये सिक्योरिटी चैलेंज को हमारा देश किस प्रकार से फेस कर रहा है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जो देशभक्त नागरिक है इसमें किस प्रकार की मदद कर सकते हैं। तो ये सब इश्यूज है जिसके बारे में आज हमने बात करना है। सिक्योरिटी चैलेंज इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और आगे हम क्या कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर तो बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको जो नॉर्थ ईस्ट का जो नक्शा है ये दिखाना चाहूंगा। ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इस बात नहीं है कि आप इसे जानते नहीं है, लेकिन अगर आप ये नक्शा देखें तो देखेंगे कि ये पूरा जो इलाका है इसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया प्रकार से बोला जाता है। ये बाकी का देश हमारा इस तरफ है, ये नेपाल है, उस तरफ चाइना है, ये भूटान है। और नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स है, इनके बारे में हम पहली बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा जो उसका हिस्सा है वो अर्थात आसाम है। ये आप आसाम जो है ये देख रहे हैं, और आसाम के बीच में से जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ये जाती है और ये ब्रह्मपुत्रा नदी आसाम को 2 हिस्से में बांटती है। अपर आसाम जो नॉर्थ के तरफ है और लोअर आसाम जो नीचे की तरफ है, और ये नदी बाद में बांग्लादेश में एंटर करती है। इसके सिवाय ये देखिए, एक बार फिर आप आसाम देखिए, मैं ऊपर एरो घुमा रहा हूं ताकि आप आसाम को देख ले। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश का स्टेट नजर आ रहा है, लिखा भी है। उसके बाद है नागालैंड, उसके बाद है मणिपुर, उसके बाद है मिजोरम, उसके बाद है त्रिपुरा और उसके बाद है मेघालय। तो ये स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के है। और एक स्टेट यहाँ ठीक तरह से मार्क नहीं किया है, ये है सिक्किम। शायद आप देख रहे होंगे। और ये जो बीच वाला जो हिस्सा है ये हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर है। यहाँ इसे कॉरिडोर से पुकारते हैं। इस तरफ हमारा हिंदुस्तान है, इस तरफ ईशान्य भारत है, और ये नैरो रास्ता हमें मिलाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि नॉर्थ ईस्ट को सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है। तो ब्रॉडली पहले मैं ये चैलेंजेस आपको बताना चाहूंगा और उसके बाद में डिटेल में हम इस चैलेंजेस में बात करेंगे और इस चैलेंजेस को हम किस तरह से फेस कर रहे हैं और सामान्य नागरिक ने क्या करना चाहिए, इसके विषय के ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज जो नॉर्थ ईस्ट के सामने है वो है चाइना का चैलेंज। आपको पता है ये चाइना
जो स्टैंड ऑफ लद्दाख में हुआ था, इसके बारे में मैंने बात की थी। वो सिक्किम के अंदर एक डोकुला नाम की जगह है, जहां मेरा अभी एरो है, वहां पर भी वो आए थे, लेकिन वहां पर वो वापस चले गए हैं। और अरुणाचल प्रदेश के साथ ये सीमा लगी हुई है नॉर्थ ईस्ट की, और यहाँ पे सिक्किम के साथ लगी है। तो ये माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के कारण चाइना हमारे साथ युद्ध छेड़ सकता है। तो चाइनीज एग्रेशन किस प्रकार से होगी, इसके ऊपर मैं आज ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये इतना ही बोलना चाहूंगा कि 1962 में यहाँ पे लड़ाई जरूर हो गई थी। ये लड़ाई हुई थी, ये मैप देखिए, टूटिंग वगैरह जो है, सियांग वैली, यहाँ पे लड़ाई हुई थी। और ये लोहित वैली है, अगर आप ये देख रहे मेरा एरो, तो यहाँ पे यहाँ दो जगह पे लड़ाई हो गई थी। और आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेश से हमारे यहाँ पे एंटर होती है, और बाद में ये ब्रह्मपुत्रा बनती है। ये दो जगह पे लड़ाई हुई थी। और सिक्किम में लड़ाई तो नहीं हुई थी, लेकिन 1967 में जो क्लैश हुआ था चाइनीज के साथ, जहां पे हमने 350 उनके सोल्जर्स मारे थे, वो सिक्किम का जो नाथुला भाग है या चोला भाग है, वो यहाँ पर हुआ था। तो नॉर्थ ईस्ट की एक पहले सिक्योरिटी चैलेंज है चाइना, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। आज मैं इसके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा। नॉर्थ ईस्ट का जो दूसरा चैलेंज है वो है ये जो बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश आपको नजर आ रहा है, लिखा भी है यहाँ पे जो यहाँ से सदियों से इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन हो रहा है। तो ये माइग्रेशन को 5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी आज हमारे उनको ढूंढने के लिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की शुरुआत हो गई आसाम के अंदर। इसके बाद हम बाकी देश में वो करना चाहते थे, तो अचानक कुछ एंटी नेशनल तत्व है जिन्होंने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के खिलाफ, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, और काफी हिंसाचार भी हुआ, जिसके बारे में आपको पता है। तो ये एक जरूरी चीज है। लेकिन आज नॉर्थ ईस्ट में अंदर जो बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेशन है, ये रुका तो नहीं है, लेकिन कम हुआ है। लेकिन वेस्ट बंगाल जो है, यहाँ पे बांग्लादेश की इतनी बॉर्डर जुड़ती है, ये देखिए, ये बॉर्डर है पश्चिम बंगाल की जो बांग्लादेश के साथ जुड़ती है, यहाँ से ये अनअबेटेड शुरू है। तो इसके कैसे रोका जाए, और जो गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल की है, वो उसे एनकरेज करती है। खैर, इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन ये एक अलग ही विषय होगा, इसके बारे में हम कभी बात करेंगे। लेकिन इसलिए कि मैं एक साथ सभी चैलेंजेस की बात कर रहा हूं नॉर्थ ईस्ट की, इसलिए मैंने इसके बारे में बात की। और तीसरा बड़ा चैलेंज जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, वो है कि यहाँ पे अलग अलग इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, या बंडखोर ग्रुप्स थे, जो यहाँ पे वायलेंस क्रिएट करते थे। देश की सबसे पहली जो बंडखोरी थी वो मिजोरम में शुरू हो गई थी, आज वहां पे शांतता है। त्रिपुरा में भी शुरू हो गई थी, मणिपुर में आज भी शुरू है। नागालैंड के जो अलग अलग जो ग्रुप्स है, और एक पिछले हफ्ते की ही बात है, नागालैंड का एक बड़ा ग्रुप है NSCN-IN, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ नागालैंड, आइजैक और मुवैया ग्रुप, इनके 6 दहशतवादी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में मारे गए। लेकिन हमारी मीडिया ने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया। ये इंडियन आर्मी की बहुत ही अच्छी कार्रवाई थी, लेकिन मीडिया पे उस पर ज्यादा महत्व दिया गया नहीं। तो इंसर्जेंट ग्रुप्स जो है, आपको याद है कि उल्फा या आसाम में है, या सुल्फा या मुल्टा, मुस्लिम उल्फा वगैरह। तो ये जो बंडखोर ग्रुप है, अभी इनका वायलेंस काफी कम हुआ है, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट ये बोलती है कि चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी अभी म्यांमार में एक्टिव हो गई है और चाइना में एक्टिव हो गई है, और ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है उनके ऊपर दबाव डाल रही है कि आप हिंसाचार फिर से शुरू करो। तो इनके ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी, ये है। और इसके सिवाय पीस टाइम के अंदर यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस है। वॉर के अंदर की चैलेंजेस तो अलग ही होती है, लेकिन पीस टाइम के अंदर क्या होता है, म्यांमार की बॉर्डर है, यहाँ से स्मगलिंग होता है। नेपाल की बॉर्डर है, यहाँ से स्मगलिंग होता है, यहाँ से इलीगल ट्रेड आता है, यहाँ से आर्म्स, एम्यूनिशन, एक्सप्लोजिव लाए जाते हैं। नैरकोटिक्स यानी कि अफगांजा चरस यहाँ से काफी बार आता है। इसके सिवाय फेक इंडियन करेंसी नोट्स म्यांमार से भी आते हैं, नेपाल से भी आते हैं। हम इन सब चीजों के बारे में जरूर बातचीत करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या हो रहा है। लेकिन इसके पहले
कि मैं अभी आपको जो लेटेस्ट चीजें हुई पिछले हफ्ता जो हमारा फेसबुक लाइव हुआ था, उसके बाद सिक्योरिटी के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे देश के सामने हुई, उसके बारे में मैं 2 मिनट के लिए बात करूंगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो अलग अलग चैलेंजेस हमारे सामने आती है उसका। एक तो पहले स्वतंत्र वीर सावरकर स्ट्रेटेजिक स्टडी सेंटर जो है, ये आज 6वां प्रोग्राम कर रहा है, और मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँ कि इसे काफी सारा लोगों से लाइक किया गया है। अभी तक तकरीबन 70,000 से ज्यादा लोगों ने पिछले 6 एपिसोड देखे हुए हैं। लाइक्स जो है वो हजारों में चले गए हैं, शेयर्स भी काफी सारे चले गए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि मैं इसलिए आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से रिस्पांस आपने इसके पहले दिया है, इसी प्रकार का रिस्पांस देते रहिए। और मोर इम्पोर्टेंट यह है कि इस लिंक को आप जरूर आगे बाद में शेयर करिए, क्योंकि स्वतंत्र वीर सावरकर का एक सपना था कि इस देश को सुरक्षित बनाया जाए। तो देश को सुरक्षित करने के लिए जो पब्लिक एजुकेशन नेसेसरी है, वो हम इस माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहिए। दूसरी बात जो है कि जो एक चाइनीज कंपनी जिसका 470 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इंडियन रेलवे ने कैंसिल किया, अभी ये क्या करते हैं, वो हमारी देश के हाई कोर्ट में चले गए हैं कि ये गैर कानूनी है। इमेजिन करो, चाइनीज कंपनी जो उल्टी काम करती है, जो इंटेलिजेंस गैदर करती है, वो हमारे हाई कोर्ट पे जाके हमारे कायदे का ही अभी बाल की खाल निकालेंगे कि क्या उनके ऊपर एक अन्याय हो गया है। इस प्रकार से चाइनीज कंपनी ने हमारे देश के लॉस का इस्तेमाल करके हमारी देश के राष्ट्रहित को ही धोखा पहुंचाया है। तो ये इसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए, और मैं आशा करता हूं कि हमारी जो जुडिशरी है उनको नेशनल सिक्योरिटी के बारे में जानकारी होगी, और उनको ये पता होना चाहिए कि ये चाइनीज कंपनीज, ये हर एक में उनके हेर होते हैं। चाइनीज इंटेलिजेंस के बारे में कभी हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, लेकिन ये हमारी सिक्योरिटी के लिए धोखा है, तो उनसे बिल्कुल कोई स्टे वगैरह मत दो। जो बिडेन जो अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार है, उन्होंने ये बोला है कि चाइना और रशिया, जो अमेरिका में जो इलेक्शंस हो रहा है प्रेसिडेंशियल, जो अभी अक्टूबर के महीने में मेरे ख्याल से होने वाला है, इसमें वो इंटरफियर कर रहे हैं, वो पैसे डाल रहे हैं, एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं। जो बिडेन या अमेरिका, जिसे दुनिया का एक सबसे बड़ा देश, सबसे पावरफुल देश माना जाता है, उनके इलेक्शन प्रोसेस में अगर चाइना इंटरफियर कर सकता है, तो हमारे देश का क्या? क्या वो हमारे देश के इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफियर कर रहे हैं? क्या वो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी को मदद कर रहे हैं? क्या वो हमारे मीडिया के अंदर कुछ इस प्रकार के न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स है जो हमेशा उल्टी चीजें लिखते रहते हैं, क्या उनको वो फाइनेंशियल एड दे रहे हैं? क्या वो हमारे कुछ इंटेलेक्चुअल्स को मदद करते हैं पैसा देके, जिससे वो हमारे देश के खिलाफ लिखते हैं? कल परसों की ही बात है कि हिंदू नाम के न्यूज़पेपर ने चाइना के जो अपना डिप्लोमेट है, यानी कि उनके जो एम्बेसडर है, उनका एक इंटरव्यू पब्लिश किया। जब ये हमारे 20 सोल्जर्स मारे गए, हमने उनके 54 मारे। इसके बाद ये इंटरव्यू पब्लिश होता है हिंदू के अंदर, और वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारा दोनों देश के बीच में इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ना चाहिए, बाउंड्री डिस्प्यूट के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। अरे हमारे 20 सैनिक मारे गए हैं, चाइना को ये पता नहीं है या हिंदू न्यूज़पेपर को ये पता नहीं है कि इस प्रकार से आप उनका इंटरव्यू पब्लिश करते हैं? क्या अभी तक आपके दिल में कोई शक है? हमारी पीटीआई जो एजेंसी है, इन्होंने उनका एक बड़ा इंटरव्यू लिया। अरे इतना क्या, क्यों आप मतलब ये बन जाते हो कि अगर 9 मई से स्टैंड ऑफ चल रहा है, 9 मई से उन्होंने हमारे पे अतिक्रमण किया है, उन्होंने हमारे पे इकोनॉमिक अटैक किया है, वो साइबर अटैक करते हैं, इंसर्जेंट्स को मदद करते हैं, इसके बावजूद अभी तक आपको पता नहीं लगा है कि वो हमारे एनिमी नंबर 1 है और इनका आप इंटरव्यू लेते हैं? कभी आपने सुना है कि दुश्मन का इंटरव्यू कभी लिया हुआ है आपने? तो पता नहीं, नेक्स्ट टाइम ये तो हाफिज सईद का भी इंटरव्यू लेंगे, ये इमरान खान का भी इंटरव्यू लेंगे। हमारे मीडिया के बारे में कुछ बोलना बड़ा मुश्किल है। अभी आप ही फैसला करिए कि इस प्रकार की जो मीडिया है, इनके साथ किस प्रकार से डील किया जाए, क्योंकि मैं नहीं सोच सकता हूं कि ये इतने कोरोना वायरस जो चाइना ने शुरू किया है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त हो गई है।
वो ये कब खत्म होगा कोई नहीं पता। अभी महाराष्ट्र में हमने फिर से एक बार लॉकडाउन शुरू किया है, जिससे इकोनॉमिक खैर वो कोरोना को रोकने के लिए जरूरी है, लेकिन इकोनॉमिक तो प्रॉब्लम तो होने वाली है। ये चाइना के कारण हो रही है, ये उनका वर्ल्ड वॉर है जो हमारे खिलाफ वो लड़ रहे हैं। उसके बावजूद हम उनकी इंटरव्यूज पब्लिश करते हैं, हम उनके आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, हम उनका प्रोपेगेंडा पब्लिश करते हैं। मुझे नहीं पता इनके साथ कैसे डील किया जाए। इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है कि एक लड़की और एक लड़का पकड़ा गया पूना के अंदर 12 जुलाई को, जो आईसिस को मदद कर रहा था, और उनको अभी उनके खिलाफ अभी खटला शुरू हो गया है। रेडिकलाइजेशन, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन ये अभी भी जारी है। ज्यादा इतना ज्यादा नहीं है कि एकदम हम डर जाए, लेकिन रेडिकलाइजेशन के ऊपर भी हमारा नजर होना चाहिए। और अगर आप देखते हैं कि कोई यूथ रेडिकलाइज हो रहा है, कोई यूथ सोच रहा है कि मैं नक्सलवाद में शामिल हूं, तो उनको इस रास्ते पे मत जाने दो। यही आह्वान मैं आपके माध्यम से कर सकता हूं। नेक्स्ट मुद्दा है कि काफी सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनके ट्विटर अकाउंट्स हैक हो गए थे। अभी इमेजिन करिए कि सोशल मीडिया के ऊपर जो इंटरफेरेंस है चाइनीज हैकर्स का, पाकिस्तानी हैकर्स का, दुश्मनों का, ये काफी है। और अगर वीआईपीज के अगर ट्विटर अकाउंट हैकर होते हैं, तो मैं आपको पर्सनल लेवल के ऊपर इतना ही बोल सकता हूं कि आप जो प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है साइबर सिक्योरिटी के लिए, इसके बारे में बहुत बार आया हुआ है कि पासवर्ड बदली करो वगैरह, तो ये इसका ध्यान दो और अपने पर्सनल जो अकाउंट्स है उसे हैक मत होने दो, पर्सनल अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन मत स्टील होने दो वगैरह। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि एक ट्रायल रन कल परसों होने वाला है, कंटेनर शिप, यानी कि एक शिप, एक जहाज जिसके ऊपर कंटेनर रखा हुआ है, और वो कलकत्ता से अगरतला के लिए जाएगा। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेगा, और इसमें सी रूट का इस्तेमाल होगा, इससे रिवर रूट का इस्तेमाल होगा, और उसे ईशान्य भारत में पहुंचाया जाएगा। इसका मैं मैप आगे भी इसमें दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये है कलकत्ता, ये है बांग्लादेश, और इसके ऊपर हमारा नॉर्थ ईस्ट है। तो यहाँ से जो सामान निकलेगा बांग्लादेश के थ्रू नॉर्थ ईस्ट में जाएगा। और इसके सिवाय ये जो कोस्टल रूट्स है हमारा, जो खास तो ईशान जो पूर्व किनारा है, यहाँ से हम अभी अलग अलग जगह से जो सामान है, ये मलक्का यहाँ से पहले यहाँ से जाता था, अभी वो हम यहाँ और यहाँ से भी भेजने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो डिस्टेंस जो था वो हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कार्गो जो मेजर इंडस्ट्रीज होती है वो देश के सेंटर में है, वहां से या तो वो मुंबई से या अलग अलग पोर्ट से आता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, इसके बारे में तो मैं अलग बात करूंगा ही। इसके बाद आप देखिए कि हमारे रोड्स के जो मंत्री है नितिन गडकरी, इन्होंने बोला हुआ है कि हम रोड्स का कॉन्ट्रैक्ट अभी चाइनीज को नहीं देंगे, और पावर सेक्टर में भी हम चाइनीज को रोक रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि पावर सेक्टर में हमारी एक बहुत बढ़िया कंपनी थी जिसका नाम था BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। उनको हमने मार दिया और चाइनीज से चीजें इंपोर्ट करनी शुरू कर दी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने 2003 के बाद पॉलिसी सब बदली कर दी, और जो पहले हमारे देश में बन रहा था, जो वर्ल्ड क्लास था, उसे हमने निकाल दिया। मतलब हमारे BHEL को मारने में काम किसने किया? तो हमारे लोगों ने ही किया। क्या ये देशभक्ति है? कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन अभी हम जो चाइनीज जो इंट्रूजन हमारे पावर सेक्टर में हुआ है उसे हम रोक रहे हैं, और अभी हम चाइना से कोई भी पावर जनरेटर्स नहीं लेंगे, केवल हम जो इंडिया में बने हुए हैं वो लेंगे। कोरोना के बारे में मैंने बात की थी। अभी भी हमारे देश के कुछ लोग, कुछ मीडिया के कुछ एक्टिविस्ट समझ नहीं रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान हमारा नंबर 1 एनिमी है। आज सुबह की मैं न्यूज देख रहा था, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कृष्णा घाटी में फायरिंग हो रहा था, जहां पे 2 सिविलियंस मारे गए, और दहशतवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चल रहा था कश्मीर वैली के अंदर, जहां पे 3 दहशतवादियों को हमने मारा है। इंडियन आर्मी कश्मीर में काफी अच्छा काम कर रही है। पाकिस्तान उसको दहशतवाद को पुनर्जीवित करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन उनको उसमें कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो अमरनाथ यात्रा होने वाली है, इसके ऊपर दहशतवादी हमले हो सकते हैं, इस प्रकार की रिपोर्ट है। तो देखते हैं कि इसे हम कैसे रोक सकते हैं।
हम ट्रेड और जो कनेक्टिविटी है बांग्लादेश के साथ 8 रूट से ये बढ़ा रहे हैं। इसके बारे में आज की ही न्यूज़पेपर में रिपोर्ट देखी है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। और हम मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे ईशान्य भारत को जाने के लिए। ईशान्य भारत को जाने की तकलीफ क्या है, उसमें हम रिवर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, रेलवे का कैसे कर सकते हैं, इस सब के बारे में हम बातचीत करेंगे। मैं अभी थोड़ी सी हिंसाचार की बात करता हूं। 2000 अगर आप देखते हैं कि हमारे देश में जो इंटरनल सिक्योरिटी के कारण जो हिंसाचार होता है, कश्मीर में हिंसाचार होता है, इसके बाद नक्सल एरियाज में हिंसाचार होता है, ईशान्य भारत में होता है, तो इसमें अब देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 350 से 450 लोग ये मारे जाते हैं नक्सल एरिया में। कश्मीर में इनकी संख्या 400-500 के आसपास है और ईशान्य भारत में ये संख्या देखिए। तो अगर आप ये कंपेरिटिव देखेंगे तो 2018 की फिगर्स, कश्मीर में 346 लोग मारे गए एक साल के अंदर, ईशान्य भारत में 739 और नक्सल एरियाज में 854। नक्सल को आप माओइस्ट बोलिए, तो ये यानी कि हिंसाचार के दृष्टि से नक्सलवाद या माओवाद नंबर 1 के ऊपर है, नंबर 2 के ऊपर ईशान्य भारत है और नंबर 3 के ऊपर कश्मीर है। लेकिन हमारी मीडिया जो चीज ईशान्य भारत में होती है उसको इंपॉर्टेंस देती ही नहीं है। मैंने जैसे बोला, पिछले ही हफ्ते हमने 6 NSCN के दहशतवादियों को ईशान्य भारत में मारा। ये न्यूज शायद पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है, लेकिन हिंसाचार तो होता है। तो ये ईशान्य भारत, अब ये एक बार आप फिर देखिए, इनकी सिक्योरिटी के बारे में हम सोच रहे हैं और इसमें किस प्रकार से हम इम्प्रूव कर रहे हैं इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ये एक और रास्ता जो हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं ईशान्य भारत की जाने के लिए। ईशान्य भारत में जाना है तो यहाँ से आपको, यह है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, आपको यहाँ से ऐसे ऐसे जाके यहाँ जाना पड़ता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ तक ये हमारा ईशान्य भारत है। यहाँ पे मिजोरम है, ऊपर मणिपुर है, यहाँ पे मेघालय है, असम वगैरह है। मतलब अगर आपने जाना है, समझ लीजिए कि मिजोरम में, तो आपको ये इतना सारा अंतर जाके यहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से जाते हैं, ये तकरीबन 5-6 हजार किलोमीटर का अंतर है। यहाँ से जाओगे तो ये 600 किलोमीटर का अंतर है। समुद्र से आप सितवे में आ जाओ जो बांग्लादेश, जो म्यांमार में है, और यहाँ से एक रूट 200-250 किलोमीटर का है जो सीधा आइजवाल में पहुंचता है, जो कि राजधानी है मिजोरम की। तो इस प्रकार से हम वाया बांग्लादेश भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ईशान्य भारत में जो ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम है ये कम होगी। जो जब तक सवाल चाइना का है इसके बारे में हमने पिछले 6 एपिसोड में बातचीत की हुई है, इसलिए मैं ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता हूं। लेकिन चाइना के साथ की जो लड़ाई है, ये लड़ाई अभी बहुत साल चलने वाली है। ये एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है और अगर हमने ये लड़ाई जीतनी है तो हमें देश की प्रगति ज्यादा जोर से करनी पड़ेगी, हमारी अर्थव्यवस्था की प्रगति करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं एक ही एग्जांपल देता हूं कि 2 दिन पहले एक इंफॉर्मेशन आ गई और कुछ लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि ईरान ने चाबार पोर्ट में से हमारे देश को निकाल दिया। चाबार ये ईरान में एक पोर्ट है जो हम डेवलप कर रहे थे, और वहां पे अभी चाइना आ गया है। चाहे चाबार उनके पास जाएगा और आगे वाला भी उनके पास चला जाएगा। तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ये हमारी डिप्लोमेसी की फेल्योर है कि ईरान ने हमें बाहर निकाल दिया और चाइना को अंदर कर लिया। ये जो इस प्रकार के जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, इनके ऊपर देख के रोना आ जाता है कि इनको कुछ डिप्लोमेसी के बारे में पता है कि नहीं। आपको एक सीधी चीज पता होनी चाहिए कि हमने जो चाबार पोर्ट है उसके अंदर 100 करोड़ का तकरीबन इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 100 करोड़, 100 करोड़। और जो इन्वेस्टमेंट अभी करने वाला है चाइना, वो है $50 बिलियन का। 51 बिलियन डॉलर यानी कि 100 करोड़, यानी कि हमारे से वो 50 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना ईरान में कर रहा है। अभी ये बताइए कौन सी डिप्लोमेसी हमें बचा सकती है कि जो कंट्री $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको नेपाल, उसको ईरान प्रायोरिटी देगा, या जो उनके 50 गुना ज्यादा है उनको देगा। तो ये फॉरेन डिप्लोमेसी की फेल्योर नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था की फेल्योर है। हमारी अर्थव्यवस्था आज चीन से 1/3 है। इसलिए जिस प्रकार से मदद
चाइना देता है दूसरे देशों को उतना हम दे नहीं सकते हैं। तो ये इनको लोगों को समझ में नहीं आता है। कुछ पॉलिटिशियंस ने भी इसके बारे में बात की कि हमारा एक और दोस्त चला गया। यस, इसमें सच बात तो है। शायद उन्होंने अभी तक चाबार का पोर्ट में से हमारे देश को पूरा निकाला नहीं है, लेकिन बात सीधी है, अगर आप खुद ईरान के प्रेसिडेंट होते तो क्या आपने बोलते कि नहीं नहीं नहीं, इंडिया जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, चाइना हमारा आपका जो $50 बिलियन का एड हमें नहीं चाहिए, हमें इंडिया बहुत प्यारा है, जय हिंदुस्तान या जो भी होगा, और हम इंडिया के $1 बिलियन की उस पर खुश रहेंगे। आई मीन समझने की बात है कि 50 गुना एड कभी भी ज्यादा होता है। तो ये चाइना के साथ अगर मिलाप करना है तो हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। इलीगल माइग्रेशन जो बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश से हो रहा है, ईशान्य भारत इसका एक बहुत बड़ा विक्टिम है। और ये एरिया देखेंगे आप, ईशान्य भारत का, ये सब ईशान्य भारत है। यहाँ पे 90% पॉपुलेशन ये बांग्लादेशी है। ये जो ग्रीन दिखाया हुआ है ना, ये हमारे देश का इलाका है, याद रखना, ये कोई बांग्लादेश का इलाका नहीं है। बांग्लादेश ये सिर्फ येलो में दिखाया हुआ है। हमारे देश में इतना इलीगल माइग्रेशन हुआ है, और ये तो ऑथराइज फिगर से जो चुपचाप से हुआ है वो तो क्रोर्स के अंदर है। इसीलिए हमारा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हो रहा था, फिर भी हमारे में से कुछ लोग जिनको कुछ समझ में नहीं आता, उनको देश की सुरक्षा क्या है, वो बोलते थे कि एनपीआर ये क्यों हो रहा है, क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट होंगे कि नहीं। अरे भैया, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी होते, समझो आप पुणे में रह रहे, मुंबई में रह रहे, तो आप मुंबई के रहवासी है, ढूंढने के लिए बहुत कुछ होता है। अगर मेरे पास समझो डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे रिलेशंस है, वो बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पे कब हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है। यानी कि प्रूव होने के लिए अगर आप किसी के पास कोई समझ लीजिए डॉक्यूमेंट नहीं है, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम हमारी जो सिटीजनशिप है कि हम इस देश के नागरिक है, ये प्रूव कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। इतने सारे दोस्त है, इतने सारे रिलेशंस है जो बोल सकते हैं कि हाँ ये पुणे के ही है, या ये मुंबई के ही है, या ये भंडारा के है वगैरह। तो इसमें हमने डरने की क्या बात है, लेकिन डर फैला रहे हैं कि आपका क्या होगा। तो ये एनआरसी और एनपीआर इनको पकड़ने के लिए है। इसके बारे में कभी हम आगे बात करेंगे। और इसके ऊपर स्वतंत्र वीर सावरकर स्ट्रेटेजिक स्टडी सेंटर ने एक किताब भी पब्लिश की हुई है। आपको जिसे इसके बारे में चाहिए तो ये किताब आप जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि ये एक देश को लगा हुआ एक कैंसर है। और स्ट्रेटेजिक स्टडी सेंटर से हमने अभी तक 3 किताबें पब्लिश की है। एक है पाकिस्तान के साथ कैसे निपटा जाए, तो मैं आपसे आह्वान करता हूं कि ये भी आप खरीद लीजिए। ये सभी ₹100 के अंदर ही है। बांग्लादेश घुसखोरी का भी ₹100 के अंदर है। और इसके आगे हम कोस्टल सिक्योरिटी के ऊपर एक किताब करने वाले हैं। तो ये किताबों के ऊपर ये हिंदी में भी है, ये मराठी में है, ये इंग्लिश में है। तो कृपया उसे लेके आप किसी लाइब्रेरी में उसको प्रेजेंट करिए, कॉलेजेस में दीजिए, ताकि जो देश की सुरक्षा के सामने जो आह्वानें हैं ये सबके सामने पहुंच जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं ईशान्य भारत की, जहां पे जो इंसर्जेंसी है, जहां पे जो बंडखोरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि चाइना के बारे में बात हमने बहुत की हुई है। इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन जो ईशान्य भारत में है, और हमारे मुंबई में लाखों में बांग्लादेशी रहते हैं, इसके बारे में हम अलग ही बात करेंगे। लेकिन आज अभी हम ईशान्य भारत की बाकी की चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखेंगे ईशान्य भारत, आज हमारे जो जमीन है 7.8% हमारी जमीन ईशान्य भारत में है, लेकिन सिर्फ 3% पॉपुलेशन वहां पे रहती है। यानी कि यहाँ की पॉपुलेशन जो डेंसिटी ये बहुत ही कम है। और ये जो 3.2 करोड़ की जो पॉपुलेशन दिखाई हुई है, ये अर्थात 2010 के फिगर से, क्योंकि 2010 में ये पॉपुलेशन सेंसस हुआ था। अभी शायद इससे 2 गुना ज्यादा, ये 6 करोड़ के आसपास पहुंच गई होगी। लेकिन जब 2020 में जब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होगा तो ये एक्यूरेट फिगर हो जाएगी। और हमारे देश की तब पॉपुलेशन 120 करोड़ के आसपास थी। तो यानी कि पॉपुलेशन बहुत कम है। डेंसिटी पॉपुलेशन की पर किलोमीटर पूरी इंडिया में 648 है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही कम है, 127। इसलिए कि ये बांग्लादेशी वहां पे आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे उनको जमीन मिल जाती है। और इथनिक जो ग्रुप्स होते हैं, सब ग्रुप्स होते हैं, वो 75 अलग प्रकार से है। यानी कि वहां पे नागा है, मणिपुरी है, मिजो है, मेघालय है। नागा के अंदर 20 ग्रुप्स है। कोई आओ नागा है, कोई सेमा नागा है, कोई अंगामी नागा है, कोई अलग अलग प्रकार की नागा। इसी प्रकार से मिजोरम के अलग अलग ट्राइब्स है। तो इसलिए
ये सभी ग्रुप्स इतने डिस्पैरेट है कि उनकी कोई एक लैंग्वेज नहीं होती, लैंग्वेज अलग अलग होती है। जो नीचे दिखाया हुआ है कि तकरीबन 400 लैंग्वेजेस आज यहाँ पे बोली जाती है, और इसमें से कुछ लैंग्वेज ऐसी है कि जिनकी ग्रामर नहीं है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आप, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आप महाराष्ट्र में कोंकणी लैंग्वेज जो सिंधुदुर्ग में बोली जाती है और जो रायगढ़ में बोली जाती है, उसमें फर्क है। तो इसी प्रकार से लैंग्वेज का फर्क है, जिससे यहाँ कम्युनिकेशन एक थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन अभी हिंदी वहां पे बहुत लोगों के आती है, इंग्लिश भी काफी लोग बोल जाते हैं, और अभी ईशान्य भारत के काफी लोग देश के बाकी भागों में भी जा रहे हैं। आज यहाँ का जो प्लेन एरिया है तकरीबन 28% है, कि जो बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का एरिया, और 70 वहां पे लेकिन 70% पॉपुलेशन रहती है। यानी कि जो नीचे वाला प्लेन्स का एरिया है ये बहुत ही हेवीली पॉपुलेटेड है। हेवीली मतलब आसानी लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश पे कितना रहते हैं, जो माउंटेनस एरिया है, सिर्फ 13 लोग। यानी कि वहां की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये बहुत ही कम है। हिल्स और जंगल्स तकरीबन 72% एरिया ये जंगल और नदियों का है। जंगल है, इसके सिवाय माउंटेन्स है, हिल्स है। लेकिन हिल्स की हाइट्स काफी कम है। जब आप चाइनीज बॉर्डर की तरफ जाते हैं, यानी कि हिमालयन रेंजेस की तरफ, तब इनकी हाइट बढ़नी ये शुरू हो जाती है। तो माउंटेन्स में अर्थात लोग काफी कम रहते हैं। और ये देखिए कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही थे, तो जो हमारे रूट्स थे, रेलवे के रूट्स हो या समझ लीजिए नदी के रूट्स हो, ये सब किस प्रकार से जाते थे। अभी ये देखिए, ये नदी 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 ये है, गंगा नदी यहाँ से आ रही है, फिर बांग्लादेश पे जा रही है। ये नदी है ब्रह्मपुत्र, जो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे बांग्लादेश पे एंटर कर रही है। तो ये रेलवे लाइन सब पहले अगर आपने जाना होगा, अभी आप देखिए कि ये हमारा असम है, ठीक है, ये हमारा अगरतला है। अगरतला ये आप देख रहे हैं, ये हमारा राज्य है, और ये हमारा मिजोरम है, यहाँ मेरा एरो है ये, ठीक है ना। अभी मिजोरम जाना है तो आप पहले ऐसे आते थे, ठीक है, ये देखिए ये रूट है, ऐसे आते थे। अभी ये जब बांग्लादेश ये हो गया, चला गया, या पाकिस्तान हो गया, तो ये सब रूट बंद हो गए। तो अभी अगर आपने यहाँ मिजोरम में जाना है, ये देखिए ये मिजोरम है, यहाँ पे अगरतला है, तो पहले आप ऐसे जाते थे, ये देखिए एरो 400-500 किलोमीटर के अंदर से। अभी आपको ये ऐसे 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 आना पड़ता है। यानी कि जो अंतर है ये 7 गुना ज्यादा बढ़ गया है। अगर आपने मिजोरम में जाना है तो और भी ज्यादा। अभी ये ऐसे ऐसे करके आप ऐसे आ रहे हो। तो अभी हम, जो मैंने पीछे 3 शुरुआत में कोशिश की, अभी हम ये बहुत ही, अगर आपका 7 गुना अंतर बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ ट्रेड बढ़ जाती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि कलकत्ता से डायरेक्टली सामान पहुंचा, यहाँ पे नीचे सितवे है, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से सीधा आप पहुंचाओ मिजोरम के अंदर, यानी कि ऐसे और ऐसे। तो ये इतना जो बड़ा अंतर था वो इतना हो गया। और दूसरा, अभी हम अलग अलग रिवर रूट्स, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये हम यहाँ से कलकत्ता से नदी के वाया इस प्रकार से गुवाहाटी भेजने की कोशिश कर रहे हैं, जिसलिए ये इतना जो अंतर है ये कम होके रिवर्स के थ्रू आएगा। लेकिन ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। अभी ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये असम को 2 हिस्से में बांटती है, और इसके ऊपर पहले केवल एक ही पुल था जो डिब्रूगढ़ के पास, गुवाहाटी के पास था, ये यहाँ पे था। अभी हमने यहाँ पे 4 और अलग पुल बनाए हुए हैं, क्योंकि चाइना के साथ अगर लड़ना है, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे चाइना है, तो हमारी जो फौज इस तरफ थी उनको वहां पे जाना बड़ा मुश्किल होता था। तो अभी यहाँ पे 4 अलग अलग पुल बने हुए हैं, जिसमें से एक बिल्कुल जिससे बोलते हैं कि एक मार्वल है, यानी कि एक क्रांति हुई है ईशान्य भारत में, जिसे हम बोगीबिल का ब्रिज बोलते हैं। मैं आपको ईशान्य भारत की मेरी एक पर्सनल चीज बताना चाहता हूं। मैं यहाँ पे बहुत साल रहा हूं, तो जब हम यहाँ पे इलाका है, यहाँ नजर आएगा आपको, यहाँ से हम अरुणाचल प्रदेश में जाते थे, तो यहाँ अगर जाना होता था तो हमें वहां उस समय 7 दिन लगते थे। पुणे से 1 दिन पहले मुंबई आ जाओ,
मुंबई से ट्रेन पकड़ो 2 दिन, आपको कलकत्ता पहुंचाती थी। कलकत्ता को रात को ठहर के नेक्स्ट डे आपको वो न्यू बोंगाईगांव पहुंचाता, उसके लिए 1 दिन लगता था। उसके बाद 2 दिन के बाद वो आपको आसाम की रेलवे के थ्रू यहाँ पे सेलापत्थर पहुंचा था, और इसके बाद बाय रोड आपको जाना पड़ता था। यानी कि 7 दिन के अंदर आप पुणे से यहाँ पहुंचते थे। अभी ये अंतर अभी हम 2 दिन के अंदर कर सकते हैं। रेलवे से जाएंगे तो गुवाहाटी तक आप 2 दिन के अंदर पहुंच सकते हैं, और यहाँ के आगे 1 दिन का प्रवास। और जो नदी के इस तरफ वाला इलाका है, वहां पे जब बारिश होती थी तो सब ये ब्रह्मपुत्रा एक समुद्र की तरफ बन जाती है, तो यहाँ आना बिल्कुल मुश्किल था। लेकिन अभी जो बोगीबिल ब्रिज बना हुआ है, इससे ये आर्थिक क्रांति हो गई, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। शॉर्ट में हम इसका इतिहास के बारे में बात करते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि आसाम जब पार्टीशन हुआ तो वहां पे आसामीज भी लैंग्वेज थी, वहां पे बंगाली भी लैंग्वेज थी। 18th सेंचुरी में क्या हुआ, 19th सेंचुरी में क्या हुआ, इसके बारे में मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा। लेकिन मैं सीधा आ जाता हूँ वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान नॉर्थ ईस्ट में आके पहुंच गया। वो 4-5 जगह पे वो इम्फाल की बैटल हो गई थी, दीमापुर पे बैटल हो गई थी। इसके बाद तो ये जापान सेकंड वर्ल्ड वॉर में वहां पहुंच गया। तभी कुछ रोड्स वगैरह तैयार होनी शुरू हो गई नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और उसके बाद ये थोड़ा प्रोग्रेस होनी शुरू हो गई, और 1947 में ईशान्य देश स्वतंत्र हो गया। और तब वहां पे सिर्फ 2 ही स्टेट्स थे, एक तो असम और दूसरा था त्रिपुरा। उसके बाद जो अलग अलग स्टेट बने 71 में, 72 के अंदर, 86 के अंदर, इसके बारे में मैं अलग बाद में बात करूंगा। ये देखिए कि पहले केवल 2 ही स्टेट थे, एक तो ये त्रिपुरा और बाकी सब बचा हुआ आसाम था। 1973 में जो हिल एरियाज है, इसे हमने अरुणाचल प्रदेश कर दिया। नागालैंड एग्जिस्टेंस में आ गया 1963 के अंदर, मणिपुर एग्जिस्टेंस में आया 1973 के अंदर, मिजोरम 1986 के अंदर, त्रिपुरा 73 के अंदर, और मेघालय, और ये सिक्किम तकरीबन उसी के आसपास। तो ये मतलब आसाम ये अभी सिर्फ प्लेन वाला एरिया बचा हुआ है, ये जो है, और बाकी के जो प्रदेश है वो अलग हो गए हैं। और यहाँ पे मैं अभी आपको एक थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल डेटा बताना चाहूंगा कि आसाम की पॉपुलेशन तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ के आसपास अभी होनी चाहिए। और ये जो बाकी के जो छोटे प्रदेश है, जिसके 7 सिस्टर्स बोला जाता है, उनकी पॉपुलेशन ये 15 लाख से 25 लाख के बीच में है। यानी कि ये बहुत ही छोटे मतलब इनकी पॉपुलेशन 25 लाख के ऊपर नहीं है। अगर आप देखेंगे पुणे की पॉपुलेशन आज 35 लाख की है, पिंपरी चिंचवड मिला के 45 लाख में चली जाती है। यानी कि आधा पुणे की पॉपुलेशन भी यहाँ पे रहती नहीं है। यानी कि बहुत ही स्पार्स पॉपुलेशन है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे बांग्लादेश है, और काफी सारी सिक्योरिटी चैलेंजेस है। तो ये सब नॉर्थ ईस्ट के जो अलग अलग स्टेट बने, इसके बारे में मैंने बात की। और यहाँ पे जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि एक तो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, जिससे लोग भारतीय मतलब वो उन्हें अपने ट्राइब के बारे में पता था, लेकिन हिंदुस्तान क्या चीज है इसके बारे में नहीं पता था। तो ये थोड़ा सा दुरावा हमारा देश और ईशान्य भारत के बीच में हो गया था। दूसरी पोरस बॉर्डर्स है, इसलिए वहां से दहशतवादी आते थे, वहां पे से ड्रग्स आते थे, आर्म्स होता था। खास तो ये जो एरिया है अपना म्यांमार का, यहाँ से डेवलपमेंट यहाँ पे इसलिए कि यहाँ पे मतलब गड़बड़ चल रही थी, हिंसाचार चल रहा था, इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। मैंने पहले ही बोला था कि चाइना और पाकिस्तान हमारे देश में हिंसाचार फैलाने की कोशिश करता है ताकि हमारी डेवलपमेंट ना हो। तो ईशान्य भारत में इंसर्जेंसी वैसे तो लो लेवल थी, लेकिन उससे डेवलपमेंट बिल्कुल रुक गई थी। डेमोग्राफिक इन्वर्जन, यानी इतने ज्यादा बांग्लादेशी आ गए कि वो वहां पे बहुत सारे देश में, आज आसाम के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के लोकल लोग वहां पे माइनॉरिटी में है। इसके बाद इंसर्जेंसी के लिए इसे चाइना ने उनको यह किया था, और अलग अलग प्रकार की सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी, इनके फोटो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, आप देखते होंगे। तो ये सब प्रॉब्लम थी। ये नकाशा एक बहुत ही आपने अच्छी तरह से देखना चाहिए कि अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बॉर्डर्स हमारी इंडियन मेनलैंड के साथ सिर्फ 2% है। ये जो व्हाइट नजर आ रहा है यहाँ, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। और आपको पता है कि जब दिल्ली में राइट्स हो गए थे तो उसमें एक शार्जिल नाम का एक युवक था,
उसने बोला था कि हम ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसे हम बंद कर देंगे। ये बहुत ही मतलब नैरो नेक है, इसे चिकन स्नेक भी बोला जाता है। इसके बारे में मैंने आपको उसने धमकी दी थी, और जो सच भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% अभी बांग्लादेशी आ गए हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर। इसकी 8% बॉर्डर भूटान के साथ है, चाइना के साथ जो लगी हुई अरुणाचल प्रदेश के साथ वो 23% है, म्यांमार के साथ काफी है 55%, और बांग्लादेश के साथ 12% है। लेकिन अगर आप ये देख ले, यानी कि ये बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये जो पश्चिम बंगाल देख ले जो ईशान्य भारत का हिस्सा नहीं है, तो ये 4,500 किलोमीटर की बॉर्डर है, जहां से बहुत ही ज्यादा संख्या में इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन हो रहा है, जो एक बॉम्ब है जो हमारे देश में एक्सप्लोड होने वाला है। मुझे चीन की ज्यादा फिक्र नहीं है जितनी ज्यादा फिक्र इस इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन की है, क्योंकि ये माइग्रेशन स्टॉप करने का काम इंडियन आर्मी का नहीं है। चाइना को तो इंडियन आर्मी रोक लेगी। यहाँ पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स काम कर रही है, उनकी काम में अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट होने की जरूरत है। तो ये जो अभी अलग अलग जो बंडखोरी वहां पे हो रही है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो अभी आप देखिए कि आज अलग अलग बंडखोर जो वहां पे उल्फा उल्फा कब आए थे? उल्फा वो आसाम में उन्होंने बंडखोरी शुरू कर दी थी। फिर एनडीएफबी, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, वो आपको इनका नजर आ रहा है। फिर नागा बंडखोर, या आप नागालैंड के आसपास और थोड़ा बाहर नजर आ रहे हैं। फिर मैतेई इंसर्जेंसी थी जो मणिपुर के अंदर थी। कुकी इंसर्जेंसी थी, वो नागालैंड के अंदर भी थी, मिजोरम के अंदर भी थी। डिम्सा इंसर्जेंसी थी, वो 3 राज्य में फैली हुई थी। कराबी, ये ज्यादातर आसाम के अंदर थी। और कुछ एनएलएफटी, ये खास तो अगरतला यानी कि उसके अंदर थी। ब्रू, ये बेसिकली थी मेघालय के अंदर। गारो ऑब्वियसली ये इसके थी मेघालय के अंदर। तो ये जो मैंने अलग अलग इंसर्जेंट ग्रुप बताए, इनका मैं इसलिए कि समय की कमी है, क्योंकि इसका बारे में बात करें तो उसमें हमारा एक सेशन निकल जाएगा। तो मैं शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि इसका इतिहास ये है, इनको आर्म्स एम्यूनिशन चाइना की तरफ से मिला, अलग अलग कारणों से ये अलग होना चाहते थे। इंडियन आर्मी ने यहाँ पे बहुत ज्यादा अपना रक्त यहाँ पे डाला हुआ है, बहुत कैजुअलिटीज यहाँ पे हुई है हमारी, लेकिन इंसर्जेंसी की बैक तोड़ने में हमें काफी कामयाबी मिली है। और आज के हालात ये है कि आज का जो लेटेस्ट स्टेटस है उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि अगर इंसर्जेंसी की इतिहास के बारे में बात करें तो ये एक अलग ही सेशन होना चाहिए। लेकिन इंडियन आर्मी, मेरी जो मराठा रेजिमेंट है, उन्होंने भी यहाँ पे काफी ब्लड अपना वहां पे डाला हुआ है। मेरी रेजिमेंट के कर्नल एनजे नायर है, उनको यहाँ पे अशोक चक्र मिला है। मेरी पल्टन 7 मराठा लाइट इन्फेंट्री है, उनके कर्नल आओ है, इनको यहाँ पे सेना मेडल गैलेंट्री मिला हुआ है। मेरी बटालियन को भी उन्होंने नागालैंड में बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए यहाँ पे उनको काफी सारे अवार्ड मिले थे। उस टाइम मैं वहां नहीं था, मैं तभी मेरी कॉलेज खत्म कर रहा था, लेकिन पल्टन ने वहां पे अच्छा काम किया हुआ है। लेकिन आज की हालात यह है कि इतने साल इंडियन आर्मी ने वहां पे एंटी टेररिस्ट या एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन किए, इसलिए अभी उनका कमर टूटा हुआ है। अभी उल्फा भी गायब है, एनडीएफपी भी गायब हो गई है। सिर्फ ये जो नागा इंसर्जेंसी है, उनके 1-2 गट अभी भी नागालैंड में तो सीज फायर है, लेकिन बाकी जगह पे उनके कुछ कैंप्स ईशान म्यांमार के अंदर है। और बाकी ग्रुप्स, उसमें खास तो ये जो अपना मैतेई इंसर्जेंसी है जो मणिपुर में है, वो थोड़ी एक्टिव है। यानी कि थोड़े प्रमाण में नागा, थोड़े से प्रमाण में मैतेई, और बाकी उल्फा वगैरह थोड़ा सा काम हो रहा है। तो बाकी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन बहुत काम इंडियन आर्मी ने किया हुआ है। और ये अलग अलग ग्रुप्स है, पीएलए, केआरए, पीयूएलएफ, उल्फा, एनडीएफबी, यूपीडीएस, एचपीसी, ये अलग अलग कहाँ पे किस प्रकार के ग्रुप है, इनके बारे में बात करना शुरू करूं तो समय पुरानी पड़ेगा। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि एक समय था कि इनकी संख्या 5-6 हजार से ज्यादा थी, और अलग अलग लोग ट्रेन होते थे, उनको आर्म्स मिलती थी, एम्यूनिशन मिलता था, स्मगलिंग करते थे, इलीगल ट्रेड करते थे। लेकिन आज के हालात यह है कि अभी जो एक्टिव ग्रुप्स जो जो ईशान्य भारत में है, वो तकरीबन 100 से भी कम होंगे, 100 से भी कम। लेकिन उनके ट्रेनिंग कैंप जरूर पहले वो बांग्लादेश में होते थे, अभी बांग्लादेश इसलिए कि हमारा मित्र बन गया है, वहां से निकल गए हैं, तो वहां पे नहीं है। लेकिन चाइना में पहले थे, अभी वहां से निकाल के उन्होंने म्यांमार में भेज दिए, और म्यांमार के अंदर हमने कुछ ऑपरेशंस किए इन ग्रुप्स को मारने के लिए। इसके बाद में मैं बातचीत करूंगा। तो ये जो सारी जो चीजें थी,
इसके बारे में मैं बिल्कुल शॉर्ट में बात करूंगा कि ये क्यों हुआ, इंसर्जेंसी क्यों शुरू हुई, उनका इकोनॉमिक बैकवर्ड कारण था, डेमोग्राफिक एग्रेशन उसके लिए कारण था, एलिनेशन था, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें हैं और इसके ऊपर जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज्यादा थे, खास तो चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार का, और भूटान का यही इन्फ्लुएंस था कि ये इंसर्जेंट ग्रुप ने अपने कुछ ट्रेनिंग काम काफी देर तक भूटान में रखे थे, जिसके बाद में इंडियन आर्मी ने वहां पे हमला करके उनको मारा था। नेपाल का, तो नेपाल में आज भी काफी सारे, जो हमारे नेपाल की प्रॉब्लम मिलिट्रीली ज्यादा नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम ज्यादा है वो ये है कि यहाँ से कुछ दहशतवादियों को जरूर वहां पे ट्रेनिंग मिलती है, वहां से स्मगलिंग होता है, वहां से इलीगल ट्रेड होता है, और पाकिस्तान का बड़ा रोल रहा हुआ है इंसर्जेंसी को ईशान्य भारत में एक्टिवेट करने के लिए। और वो बांग्लादेश से काम करते थे, पहले ईस्ट पाकिस्तान से, बाद में बांग्लादेश से। तो ये अलग अलग राज्यों की अभी स्टेट क्या है इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा। असम, असम के अंदर अभी वायलेंस बहुत ही कम हो गया है, लेकिन उल्फा के कुछ लोग म्यांमार में जरूर है, इतना ही आपको पता होना चाहिए, और वो एक बार इसको फिर रीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी उनको रीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद जो उल्फा है, इनकी स्ट्रेंथ वगैरह यहाँ पे दी हुई है, एनडीएफपी की यहाँ पे स्ट्रेंथ दी है, मुल्टा, मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, उनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे दी हुई है, लेकिन आज उनकी कमर टूटी हुई है। मैं ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये जो हारे वाला इलाका है, कुछ जगह पे उनके एक आधी बार कुछ इनकाउंटर हो जाता है और एक दो लोग मारे जाते हैं। तो आसाम के अंदर ज्यादा भी प्रॉब्लम काफी कम है, लेकिन नागालैंड की जो प्रॉब्लम है आज ईशान्य भारत में सबसे ज्यादा है। ये नागा के अलग अलग ट्राइब्स आपको देख रहे हैं, बहुत ही ये ब्यूटीफुल लोग हैं, लेकिन इसलिए कि उनकी जो ट्राइबल एफिनिटी ज्यादा है, मैंने बोला था कुकी है, अंगामी है, आओ है वगैरह, तो आज इनकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम वगैरह है। और आज यहाँ पे दो ग्रुप्स जो बड़े काम के करते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, एनएससीएन आयन, एनएससीएन यानी कि आइजॉक मुवैया, एनएससीएन के खपलांग। अभी इसमें ये दो ग्रुप एक्टिव है। एनएससीएन आयन के साथ अभी सीज फायर चल रहा है, 5-6 हजार उनके इंसर्जेंट्स है, लेकिन उनके साथ बातचीत चल रही है। और एनएससीएन के जो है, ये बातचीत के लिए तैयार नहीं है, वो हमारे देश के खिलाफ है। इनके ऊपर हमने म्यांमार में जाके सर्जिकल स्ट्राइक काफी बार किया हुआ है। इसे ऑपरेशन सनराइज 1, सनराइज 2 और सनराइज 3 से नाम से पुकारा जाता है। आपको पता है कि इंडियन आर्मी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया 3 साल पहले, जब 60-70 दहशतवादी हमने कश्मीर में पीओके में जाके मारे थे। तो इस प्रकार के 3 स्ट्राइक हो गए हैं म्यांमार के अंदर। इसके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं की गई, लेकिन हमने वहां पे काफी सारे दहशतवादियों को मारा था। लेकिन फिर भी वहां पे जंगल ठीक है, तो और जगह पे ये छुपे हुए हैं। म्यांमार आर्मी के साथ हम कोऑपरेशन करके शायद आगे एक बार फिर वहां पे जाके हमला करेंगे, लेकिन आज चाइना उसे रीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। और पिछले हफ्ते की ही बात है कि जो म्यांमार आर्मी के जो सीनियर मोस्ट जनरल है, उन्होंने बोला है कि चाइना एक अराकान आर्मी नाम का एक टेररिस्ट ग्रुप है म्यांमार के अंदर, उनको एक्टिवेट कर रहा है, जिसका इस्तेमाल वो म्यांमार के खिलाफ करना चाहता है और इंडिया के खिलाफ करना चाहता है। तो ये शॉर्ट में इनका इतिहास हो गया। मणिपुर ये एक ऐसा भाग है कि यहाँ पे आज भी इंसर्जेंसी का वायलेंस काफी है। मतलब सबसे, अगर आप पर कैपिटा देखें तो सबसे ज्यादा वायलेंस जो है वो यहाँ पर है। तो 100-200 लोग हर साल में मारे जाते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं है। जो भी उनके ट्रेनिंग कैंप है वो पूरे है म्यांमार के अंदर है। तो नागा इंसर्जेंसी, कुकी इंसर्जेंसी, मैते इंसर्जेंसी, इसके बारे में ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है। जब तक सवाल है मिजोरम का या त्रिपुरा में, अभी बिल्कुल शांति हो गई है। त्रिपुरा के अंदर अभी कोई भी इंसर्जेंट ग्रुप काम नहीं कर रहा है, और यहीं पे डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होने का अंदेशा है। जब तक सवाल है मेघालय का, वहां पे ये जो 4 ग्रुप्स थे, HNLC, ANVC, इनको सबको अभी अपने इंडियन आर्मी ने रगड़ दिया है। तो इसलिए यहाँ पर भी काफी शांति है। वंस इन अ व्हाइल वो कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो टेररिस्ट एक्ट है वो करने की उनकी हिम्मत रही नहीं है। मिजोरम के अंदर भी बड़ी शांति है, और एक रिबेल जिन्होंने देश के खिलाफ कुछ देर पहले काम किया था, वही आज मिजोरम के
चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। अच्छी बात है, अगर कोई वायलेंस छोड़ के अगर मेन स्ट्रीम में आ जाता है तो ये अच्छी बात है। ये सभी ग्रुप्स अभी वहां पे जो पहले काम करते थे एचएनयू वगैरह, ये अभी उनको पूरा मार दिया है। ये इलीगल माइग्रेशन, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। इसके बारे में मैं ज्यादा अलग ही बात करूंगा। और आज नॉर्थ ईस्ट की जरूरत यह है कि अगर आपने इंसर्जेंसी कम कर दी है, दहशतवाद को कम करना है, तो वहां पे डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसके लिए उनकी जो रोड की जो कनेक्टिविटी है इसका इस्तेमाल होना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट का इस्तेमाल लुक ईस्ट, यानी कि जो ईशान्य की तरफ जो देश है, यानी कि यहाँ पे म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, तो ये रूट जो है इस प्रकार से यहाँ पहुंचना चाहिए। ये जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जो हाईवे है, इसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसकी काफी सारी प्रोग्रेस हो गई है, ज्यादा बातचीत हम करेंगे। लेकिन अगर ये लैंड रूट शुरू हो जाता है तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव होगी, जिससे बहुत बढ़िया काम होगा। ये कुछ आर्थिक क्रांति ईशान्य भारत में हो रही है। ये एक ब्रिज ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर, बोगीबिल नाम का, इससे अभी 4 ब्रिजेस पिछले 5 साल में बने हुए हैं, जिससे ब्रह्मपुत्रा को क्रॉस करने की स्पीड बढ़ गई है। पहले इसको 7-7, 8-8 दिन लगते थे साउथ असम से नॉर्थ असम में जाने के लिए। अभी हम 3 घंटे में ये प्रवास करते हैं। और ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है एशिया का। ये ब्रिज देखिए, जिसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 साल के पहले इसको इनॉग्रेट किया था। बहुत ही बढ़िया ब्रिज है। और ये हम ऑल्टरनेट रूट्स बाय सी, हम वाया बांग्लादेश, वाया म्यांमार जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ईशान्य भारत की डेवलपमेंट करने के लिए हमें फायदा होगा। एक ये चीज जो है थोड़ी समझने की बात है, हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में मिलती है। और इसी प्रकार से ये गंगा रिवर जो बांग्लादेश में जाने के उसको पद्मा बोला जाता है, ये यहाँ पे आती है और ये मिलती है। तो ये सोच विचार किया गया कि क्या इन रिवर का इस्तेमाल हम रिवर ट्रांसपोर्ट के लिए कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत काम हो गया है। और आज की पेपर के अंदर ही आप खबर पढ़िए कि 8 अलग अलग प्रकार की रिवर्स का इस्तेमाल करेंगे, जहां से उत्तर प्रदेश से सामान हम वाया रिवर्स यहाँ से ईशान्य भारत में भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सब जगह पे रिवर्स नहीं है, तो इसे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि रिवर्स का इस्तेमाल होगा, रेलवे का इस्तेमाल होगा और समुद्र का इस्तेमाल होगा। यानी कि समुद्र से चीज यहाँ तक लाओ, यहाँ से रेलवे से यहाँ तक लाओ, यहाँ से बाय रोड यहाँ ले जाओ। इस प्रकार से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नाम की एक क्रांति हो गई है। और उसका एक ट्रायल के लिए एक कंटेनर शिप कल परसों निकलने वाला है। ये देखिए कि अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ ये कलकत्ता है, यहाँ से 539 किलोमीटर आप सिद्धवे पहुंच गए कि ये जो म्यांमार के अंदर है। और अगर आप देखेंगे ये हमारा ये जो है ये यहाँ से हमारा ये मिजोरम शुरू हो जाता है। तो ये 350 किलोमीटर का रास्ता प्रवास करके 500 बाय सी और 350 बाय रोड हम मिजोरम में पहुंच जाते हैं। ये देखिए मिजोरम, और यहाँ पे ये त्रिपुरा है। तो यानी कि 800 किलोमीटर, और समुद्र से आना कितना सस्ता है। और अगर आप बाय रोड आते तो ये अंतर 5 या 6 हजार किलोमीटर का था। मेरा समय अभी शायद खत्म होने वाला है, इसलिए मैं जल्दी से आगे जाता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, इसके बारे में अभी समय की कमी है। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि ईशान्य भारत में चाइना प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इलीगल बांग्लादेश माइग्रेशन स्टॉप करने की जरूरत है, वहां पे डेवलपमेंट करने की जरूरत है। इसके लिए हम एक सामान्य नागरिक के ऊपर क्या कर सकते हैं, तौर के ऊपर क्या कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, तो जरूर ईशान्य भारत में टूरिज्म के लिए जाइए, और ताकि वहां की इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी। दूसरा ये कि आज काफी सारे ईशान्य भारत के लोग हमारे महाराष्ट्र में भी आए हुए हैं, थोड़ा उनसे मिलाप रखिए। यानी कि ईशान्य भारत के लोगों को आज हमारे देश के साथ मिलाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए काफी सारी संस्थाएं काम कर रही है। आज मुझे पता है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में 2-3 पोस्टर्स तैयार किए हुए हैं ईशान्य भारत की लड़कियों को। ठाणे में एक है, एक डोंबिवली में है, जहाँ पे मिजोरम मणिपुर की लड़कियां आके पढ़ाई करती है। पुणे में 2 जगह पे है, एक सांगली में है, एक कोकण के अंदर, चिपळूण के अंदर है। तो ईशान्य भारत के लोगों के साथ हमने हमारा जो कम्युनिकेशन है ये बढ़ाना चाहिए। और चाणक्य ने बहुत सारे पहले ये बोला था कि
हमेशा जो युद्ध छेड़ने का जो प्रकार होता है, इसमें काफी सारा प्रकार होता, अलग अलग बदलियां होती रहती है। तो अभी चाइना हमारे खिलाफ किस नए प्रकार से युद्ध करेगा, इसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए और कुछ इनोवेटिव तरीका इस्तेमाल करके हमने उनके साथ लड़ना चाहिए। कोरोना वायरस के बारे में फरवरी के पहले किसी को नाम भी नहीं पता था। ये चाइनीज वायरस जिसने पूरी दुनिया को रगड़ दिया। तो ये देखिए कि ना उसमें कोई शस्त्र इस्तेमाल हुआ, ना किसी बॉर्डर का इस्तेमाल हुआ, ना किसी एटॉमिक वेपन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अमेरिका की हालत क्या हो गई है, यूरोप की हालत क्या हो गई है और हमारे देश का भी क्या नुकसान हो गया, ये आप जान सकते हैं। तो इसके आगे चाइना क्या करेगा, इसके आगे बांग्लादेश क्या करेगा, पाकिस्तान क्या करेगा, इसके बारे में हमने सोच विचार करना चाहिए, ताकि जो अगली लड़ाई होगी उसके लिए भी तैयारी अभी से हम कर सकते हैं। तो यहीं पर मैं अभी रुकने वाला हूं कि चैलेंजेस हमारे देश के सामने बहुत है, लेकिन जल्दी फैसला लेके आपने उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आज केवल एनालिसिस जो टीवी चैनल्स के ऊपर होती है, पैरालिसिस बाय ओवर एनालिसिस, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक्शन की जरूरत है। तो आप एक जो अच्छे नागरिक के तौर के ऊपर ऐसी चीजों के ऊपर इसे समझो और ये चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करो, ताकि हम हमारे देश को सुरक्षित करने में हमारी जो ये है कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरी प्रेजेंटेशन रोकता हूँ और अगर इसके बाद अगर कोई सवाल है तो इसके बारे में मैं लेने की कोशिश करूंगा। कुछ सवाल यहाँ पे आ रहे हैं। एक मैं आपको बहुत ही बढ़िया स्टैटिस्टिक्स सावरकर सेंटर की प्रमोद ने यहाँ पे डाली हुई है। उन्होंने ये बोला है कि हमने जो पार्ट 1 किया था स्वतंत्र वीर सावरकर का जो लाइव ये हुआ था, इसकी टोटल अभी तक 1,28,000 व्यूज हमें मिले हुए हैं। ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो पार्ट 1 को 34,600 लोगों ने देखा हुआ है, पार्ट 2 को 34,800 लोगों ने, पार्ट 3 को 26,500, पार्ट 4 को 20,000, पार्ट 5 को 8,900 और अभी जो हमारे ये चल रहा है अभी तक 3,200 लोग उसको अभी देख रहे हैं। टोटल 1,000 इतना हो रहा है। तो ये देखिए कि कितने लोग देख रहे हैं। अगर इस प्रकार की अगर आप कोई सभा बनाना चाहते थे, पहले हम सेमिनार करते थे या कोई लेक्चर ऑर्गेनाइज करते थे, वहां पे सावरकर स्मारक के जो मेन हॉल था वहां पे 100-150 लोग आ जाते थे। लेकिन आज देखिए तंत्रज्ञान का इस्तेमाल सावरकर स्मारक ने कितना अच्छा किया हुआ है और हम 1,40,000 लोगों के साथ अभी मिले हुए हैं, कि जो कि हमारे एक बहुत ही अच्छी ताकत है। और मैं आप जो सब लोग अभी जो सुन रहे हैं, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि तंत्रज्ञान का यहाँ पे पॉजिटिव इस्तेमाल हो रहा है। ये जूम ताकि बहुत जो पब्लिक एजुकेशन है वो लोग कर सकते हैं, जिससे जो दुष्प्रचार हमारे देश के खिलाफ हो रहा है, इस देश को भवितव्य नहीं है, बिल्कुल भवितव्य है। इस देश में अच्छे दिन आने वाले नहीं है, बिल्कुल अच्छे दिन आने वाले हैं। लाने वाले कौन है? वही लोग जो अभी उसको सुन रहे हैं। तो हम ही हमारे देश को आगे लेके जाने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर करो, ताकि और ज्यादा लोगों के पास ये पहुंच जाए। कुछ रिमार्क्स आए हुए हैं। अगर आपको सावरकर स्मारक के साथ मिलाप करना है तो उसकी ईमेल आईडी वहां पे दी हुई है। लाइब्रेरी में, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि काफी सारी किताब देश की सुरक्षा के ऊपर सावरकर सेंटर से तैयार हो गई है, उसे जरूर देखें, उसे खरीदे और किसी लाइब्रेरी को प्रेजेंट करिए, किसी कॉलेज को प्रेजेंट करिए, ताकि उनकी जो एजुकेशन है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। सुरेश जी नागवेकर बोलते हैं कि बहुत ही इन डेप्थ प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, एनालिसिस काफी है, तो थैंक यू। तो इसके लिए चलो सुरेश जी, आपने ये देखा, धन्यवाद। इसे आप जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपके भी बहुत सारे मित्र होंगे, इनसे आप शेयर करिए। किशन जी मुतालिक बोल रहे हैं कि वंदे मातरम, वंदे मातरम बहुत अच्छा, आपको भी भारत माता की जय। लेकिन जैसे मैंने इसके पहले भी बोला था कि आज जरूरत है कृतिशील नागरिकों की, यानी कि हम जय बोलने से काम नहीं होगा। चाइनीज चीजों के ऊपर बॉयकॉट करो। उनका जो प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है उसे विक्टिम मत बनो। आप देश, आज एक बहुत ही अच्छी खबर आई थी, मैं बोलना भूल गया कि एक फायदा ये हुआ है कि कोरोना के कुछ फायदे भी हुए हैं। ये जो चाइनीज वायरस हुआ है,
हवा बहुत शुद्ध हो गई, पानी बहुत शुद्ध हो गया, पोल्यूशन बहुत कम हो गया वगैरह। लेकिन जो आज की एक अच्छी खबर मैंने ये सुनी कि आज हमारे लोगों ने डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करना ज्यादा शुरू कर दिया है और एटीएम से जो कैश लोग निकालते थे उसमें काफी कमी आई हुई है और लोग अभी अपना जो कार्ड है उससे पेमेंट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। मैं सबको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज आप एटीएम कार्ड से पे करते हैं, ये इससे फायदा क्या होता है कि इससे ये पैसा बैंक में चला जाता है, इसके ऊपर इनकम जिसे आपने पेमेंट किए उसे उसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ता है। इसके लिए वो ब्लैक मनी नहीं होता। अगर आप कैश करते हैं तो ये ब्लैक इकोनॉमी में चला जाता है। तो कृपया 100% पेमेंट जो है आप डिजिटल पेमेंट करिए, जिससे आप देश को बहुत ही मदद कर सकते हैं। पार्थ पटनी जी बोल रहे हैं कि आप नागालैंड की इंसर्जेंसी के बारे में बोलिए। मैंने थोड़ी शॉर्ट में बोलने की कोशिश की। नागालैंड की इंसर्जेंसी के ऊपर उसको निपट लेगी भारतीय सेना, लेकिन एक जो बड़ी प्रॉब्लम ईशान्य भारत से जो बाकी देश में आ रही है वो है ड्रग्स। वहां से काफी सारी बार ड्रग्स आ जाती है, वहां पे स्मगलिंग काफी होता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप कोई टूरिस्ट बन के जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो कोई भी स्मगल्ड चीज, या तो वो म्यांमार से चाइनीज चीज आई हुई है, म्यांमार से आई हुई है, वो मत खरीदो। आप नेपाल में जाते हैं, वहां पे स्मगल्ड चीजें मिल जाती है चाइनीज, उसे मत खरीदो। ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है वो अभी हिंसाचार कम करते हैं और स्मगलिंग का काम ज्यादा करते हैं। आज ये माना जाता है कि जो नक्सल्स है, माओइस्ट है, कि जो सेंट्रल इंडिया में बहुत उल्टा काम कर रहे हैं और हमारी देश की प्रगति को रोक रहे हैं, जिससे वो चाइना को मदद कर रहे हैं। उनकी जो कैजुअलिटीज होती है उससे कॉमन आदमी मरता है, ये तो एक खराब बात है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी मदद जो है वो चाइना को है। और ये जो मदद है, इसके ऊपर भी हमने किताब लिखा हुआ नक्सलिज्म के ऊपर, सावरकर स्ट्रेटेजिक स्टडी सेंटर की तरफ से। बहुत ही छोटा पतला सा किताब है ये। उसमें क्या करना चाहिए नक्सलवादियों की कमर तोड़ने के लिए, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। जरूर आप खरीदिए। हमारी जो लाइब्रेरी है सावरकर, जो अपना सावरकर स्मारक की, उसमें ये किताब आपको ये मिल जाएगी। या जो वहां पे जो जहाँ पे आप जाते हैं कुछ खबर पूछने के लिए डेस्क के ऊपर, तो वहां पे भी आपको ये किताब मिल जाएगी। जरूर खरीदीजिए और लोगों को उसे बांटने की कोशिश करिए। तो नागालैंड इंसर्जेंसी के बारे में एक बार फिर कभी बात करेंगे। अलका जी गोडबोले बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। अलका जी ये जरूर सबके साथ शेयर करिए। तो स्पेसिफिक कार्रवाई अगर हम कुछ करते हैं, तो आज नॉर्थ ईस्ट के जो लोग मुंबई पुणे यहाँ रहते हैं, उनके साथ मिलाप करने की जरूर कोशिश करिए, ताकि उनका एक लिंक हमारे साथ हो जाए। उनके कुछ मतलब बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, तो उनको थोड़ी सी मदद कर सकते हैं तो आप करिए। बहुत सारी संस्था है कि जो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं एक का नाम बहुत ही बोलना चाहूंगा कि कुछ संस्थाएं इतनी अच्छा काम करती है, लेकिन उनको जो इम्पोर्टेंस देनी है वो कभी दी नहीं जाती। एक डोंबिवली की संस्था है जिन्होंने ईशान्य भारत में स्कूल्स खोले हुए हैं वहां पे बच्चों के पढ़ने के लिए। और वहां पे वो पिछले 20-25 साल से बच्चों को वहां पे पढ़ाते हैं। और वहां से जो बच्चों को वो यहाँ पे मुंबई में पुणे में पढ़ने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसी जो संस्था जो इतनी अच्छा काम करती है, इनको मदद करिए, ताकि ईशान्य भारत और जो हमारे देश की बाकी बचा हुआ जो देश है, इनकी जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही बढ़ेगी। तो ईशान्य भारत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, कश्मीर में कोई वहां पे किसी ने स्नीज भी कर लिया तो वो एक हेडलाइन बन जाती है कि कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने ये बोला। फारूक अब्दुल्ला क्या बोलने वाले है, उसके सुनने की क्या जरूरत है। लेकिन ईशान्य भारत एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसके तरफ हमने देखना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी चैलेंजेस यहाँ पे बहुत ही बड़ी है। लेकिन ये हमारे लिए एक देश को जो एक्ट ईस्ट की जो हमारी पॉलिसी है उसे आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अभी मेरा समय शायद खत्म हो गया है, सवाल अभी भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल अगर आप चाहे तो आप ईमेल से भेज सकते हैं। एक दो सवाल जो पार्थ पटनी का मैं इंसर्जेंसी के बारे में नहीं बोल पाया हूं, हम अगले वाले इसमें जरूर ले लेंगे, क्योंकि समय की कमी के कारण मैंने ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कवर करने की कोशिश की। तो यहीं पे हम रुकते हैं। नेक्स्ट वीक हम इसी समय मिलेंगे और एक और टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे, ताकि
देश की सुरक्षा के जो अलग अलग पहलू है इसके क्योंकि ये सब पहलू इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, चाइना, पाकिस्तान, इंसर्जेंसी, दहशतवाद, ये सब इकट्ठा होकर हमारा ये दुश्मन है ये। तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप इसे सब जगह पे फैला सकते हैं, जिससे हम देश को सुरक्षित करने में हमारा योगदान दे सकते हैं। मैं रुकता हूं। आप सबको जय हिंद और अगले हफ्ते एक बार फिर मिलेंगे।